गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आज पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं सारे स्टूडेंट्स पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। उसके बाद आज आप लोगों की विशेष डिमांड के अनुसार जो आप चाह रहे थे कि सर पिछले 5 वर्ष के पेपरों का सॉल्यूशन करवाओ, तो आज हम एक बहुत बड़ी क्लास पढ़ने वाले हैं। काफ़ी टाइम की क्लास हुई, 2 से ढाई घंटे की क्लास ये रहने वाली है आपकी। और इस पूरी क्लास में हम जो भी हमारे पिछले जो 5 वर्ष के बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जानेंगे। और जो आपका पेपर बनता है वो लगभग पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से ही बन जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल का जो पेपर होगा आपका 2026 का, उसमें इनमें से बहुत ज्यादा जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो पिछले 5 वर्ष के जितने भी अपने पेपर हैं उनके क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की आप लोगों के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद हम चलते हैं आज की अपनी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास क्लास की तरफ। सर इंग्लिश वाली क्लास, कल हम इंग्लिश वाली क्लास भी पढ़ेंगे। मैंने पहले बता दिया है, हम संडे को इंग्लिश वाली क्लास पढ़ने वाले हैं। जय श्री श्याम सभी को, नमस्कार, राम राम। सारे स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। उसके बाद चलते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। पहले तो हम जितने भी हमारे 5 साल में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए उनको पढ़ेंगे, फिर जितने भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए उनको पढ़ेंगे, फिर जितने भी वन लाइनर पूछे गए उनको पढ़ेंगे, फिर जितने भी लघुत्तरात्मक पूछे गए उनको पढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को आज की क्लास में मैं क्लियर करवाऊंगा। तो बड़ी क्लास होगी, तो शांति भी बनाए रखें और इम्पोर्टेंट तो ये आपके लिए ऑलरेडी है। फाइनली आपकी लाइव क्लास में आ गया पहली बार, बहुत बढ़िया। चलो स्वागत है आपका भी। कल 11th 12th की एग्रीकल्चर आरबीएससी बुक, क्या कहना चाह रहे हो भाई? चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्चुअली अपनी प्रश्न। आज क्रिकेट आ रही है तो मुझे लगता है आधे से लोग वहां बिजी होंगे देखने में, और मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं क्वेश्चनों पर। सीधे सीधे हम आंसर कमेंट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है आज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और जिनको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जनरल वे में अगर बात करूं, पहला क्वेश्चन क्या है, मक्का की जलमांग क्या है। ये क्वेश्चन आपके 2021 के जो एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं, वो है पहले वाले। मक्का की जलमांग की अगर बात करूं तो हम बहुत खूब और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मक्का की जलमांग कितनी होती है। 500 से लेकर के 800 mm होती है। सर 900 से 2500 किसकी होती है? धान की जो जलमांग है वो 900 से 2500 होती है। अगर मैं 700 से 1300 की बात हुई, किसकी होती है? कपास की जलमांग होती है। वहीं अगर मैं 1500 से 2500 की बात करूं, ये किसकी होती है? तो ये गन्ना की होती है। ठीक है, अगर हम मक्का की जलमांग के संबंध में प्रश्न की बात करें तो 500 से 800 mm। बिल्कुल, इंग्लिश की क्लास हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। अब 4 खरपतवार है हमारे सामने, मोथा, दूब, हिरणखुरी और कांस। इनमें से कौन सा पूछा था हमें? चौड़ी पत्ती वाला। तो ध्यान रखना, जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है वो कौन सा है? हिरणखुरी है। बाकी ये तीनों कैसे हैं? सकरी पत्ती वाले। हिरणखुरी के साथ में एक इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आता है कृष्ण नील। कृष्ण नील भी कैसा होता है? चौड़ी पत्ती वाला होता है। एक आता है आपके साथ में जंगली चौलाई, ये भी ध्यान रखना, जंगली चौलाई। और ये भी कैसा होता है? ये भी आपका चौड़ी पत्ती वाला होता है। ठीक है, 2021 में पूछे गए ये प्रश्न। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, सामान्यतः शुष्क कृषि में बीज दर रखी जाती है। प्रश्न ये कह रहा है कि जब हम सूखे क्षेत्रों में खेती करते हैं या शुष्क खेती करते हैं तो बीज दर कितनी ली जाती है? 40 से 50% अधिक, 30 से 40% अधिक, 20 से 25% अधिक, या 10 से 15% अधिक। तो हम सब लोग जानते हैं शुष्क खेती में जो बीज दर है वो कितनी होती है? 10 से 15% अधिक होती है। और जो पौधों की संख्या है वो 10 से 15% कम होती है। बीज दर 10 से 15% ज्यादा, पौधों की संख्या 10 से 15% कम। ठीक है, तो ये पहले अपने 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। जितने भी हमारे पिछले 5 सालों में पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के प्रश्न हम पढ़ेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वन लाइनर और फिर उसके बाद लघुत्तरात्मक।
अगला प्रश्न है, पाले से बचाव हेतु गंधक के तेजाब का छिड़काव किया जाता है। पाले से बचाव के लिए गंधक के अम्ल या गंधक के तेजाब की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? ये किसी भी साल रिपीट हो सकता है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जनरली अगर मैं पाले से बचाव के लिए बात करूं, कितनी करते हैं? 0.1%। और इस 0.1% का मतलब है 1 ग्राम प्रति लीटर। क्या मतलब है? 1 ग्राम प्रति लीटर करते हैं, ठीक है। 0.1% या फिर हम क्या कहेंगे, 1 ग्राम प्रति लीटर कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फलोद्यान लगाने की विधि नहीं है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल प्रश्न है। फलोद्यान लगाने की विधि नहीं है। आपको ये बताना है कि फल बगीचे लगाने की विधि कौन सी इनमें से नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो कौन सी नहीं है? एक्चुअली हम पढ़ते हैं गोलाकार। गोलाकार हमारी कोई भी विधि नहीं है फलोद्यान लगाने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। सभी का सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है, पपीते का कुल है। पपीते का कुल है। आपको बताना है पपीता किस कुल का पौधा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, शायद 21 में भी आया है और उसके बाद 23 में भी आया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब वो पपीता किस कुल का पौधा है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं पपीता कैरीकेसी कुल का पौधा है। सर रूटेसी में कौन आता है? तो रूटेसी में 3 फल आपके में दिए हुए हैं। जनरली में अगर बात करूं नींबू है, मैं अगर बात करूं संतरा है, मैं अगर बात करूं बील है। ये तीनों किस में आते हैं? रूटेसी में आते हैं। बिटेसी में कौन आता है? अंगूर। अंगूर किस कुल में आता है? बिटेसी में आता है। म्यूजेसी में कौन आता है? केला, ठीक है। मैंने पूछा पपीता, तो कौन से का होगा? कैरीकेसी का होगा। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। पिछले 5 सालों में बोर्ड की परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए आप भी फालतू कमेंट ना करें, आपस में बात ना करें, तो थोड़ा जल्दी अपन आगे की तरफ बढ़ते रहें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंगूर के पौधों में प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि है। अब आपको यह बताना है कि अंगूर के पौधों में प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? सबसे उत्तम विधि कौन सी है? अंगूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो इसका प्रवर्धन होता है कलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कलम के द्वारा होता है। बाकी अंगूर और अनार दोनों का किसके द्वारा होगा? कलम के द्वारा। एक तो अगर मैं बात करूं अंगूर, और एक अगर मैं कहूं तो अनार, दोनों का प्रवर्धन कलम के द्वारा होता है। सर बडिंग के द्वारा किसका होता है? तो बडिंग में तो आपके कई आते हैं, सबसे इंपोर्टेंट तो आम है, विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, ठीक है। अब टीकलिकाइन इसमें बडिंग हो गई। और अगर मैं बात करूं संतरा है, संतरा में बडिंग आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेर है, बेर में भी बडिंग आती है। अगर मैं बात करूं गुलाब है, गुलाब में भी बडिंग आती है। बडिंग का मतलब होता है कलिकायन, ठीक है। बीज के द्वारा किसका होता है? तो पपीता और नींबू, इनका किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। ग्राफ्टिंग में कौन आता है? मेनली तो इसमें आम आता है, ठीक है। मैंने पूछा था अंगूर, तो किसके द्वारा होता है? कलम के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, रासायनिक परिरक्षक पदार्थ है। अब आपको बताना है कि जो रासायनिक परिरक्षक है इन चारों में से वो कौन सा है। अभी आपके 2021 के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो 2021 के एग्जाम में और 22 के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आपस में बातें ना करें। सोडियम बेंजोएट, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं रासायनिक परिरक्षक पदार्थ की बात कर रहा हूं तो कौन सा है? वो सोडियम बेंजोएट है। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। ये कैसे हैं? सारे कार्बनिक हैं। सिरका को हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, पशु के मुंह से लगातार लार गिरना व चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होना किस रोग का लक्षण है? मान लो हमारे पास कोई पशु है, एक तो उस पशु के मुंह से लार टपकती है, दूसरा जब पशु मुंह को चलाता है या कुछ खाता है तो चिपचिपाहट की आवाज आती है। ये रोग किस रोग के लक्षण हैं? ये इस लक्षणों की दोनों की बात करूं तो कौन से रोग के हैं? ये बेसिकली एफएमडी रोग के, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एफएमडी। एफएमडी या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? खुरपका मुंहपका रोग। क्या कहेंगे? एफएमडी या खुरपका मुंहपका रोग कहेंगे, क्योंकि मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो लार टपकती है, और जैसे ही पशु मुंह चलाता है तो चपचपाहट की आवाज भी आती है, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल डी सभी का आंसर सही है, जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है ऑल राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ? अब आपको क्या बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है उसका जो दूसरा चरण है वो कब शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण की बात करूं कब शुरू हुआ, 1 जुलाई 1978 को। द्वितीय चरण 1 जुलाई 1978 को शुरू हुआ। पहला चरण कब शुरू हुआ, 1970 को। पहला 1970 और दूसरा 1978। कब, 1 जुलाई को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई रोग कारक द्वारा होने वाला रोग है। ऐसा रोग जो क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अब ये क्वेश्चन आपके आ गए 2022 के एग्जाम के। अब यहां से शुरू हो गए 2022 वाले एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसका है ये, जहरबाद। किसका है, जहरबाद। राइट आंसर क्या होगा, जहरबाद होगा। एक्चुअली में आपको बता दूं, जहरबाद को हम क्या कहते हैं, एक तो इसको कहा जाता है लंगड़ा बुखार। क्या कहा जाता है, लंगड़ा बुखार। एक हम इसको क्या कहते हैं, चुरचुरिया। तो इसको लंगड़ा बुखार या चुरचुरिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक्चुअली बेसिक नेम क्या होता है, ब्लैक क्वार्टर। क्या होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, ठीक है। ब्लैक क्वार्टर कह सकते हैं, जहरबाद कह सकते हैं, लंगड़ा बुखार कह सकते हैं या चुरचुरिया कह सकते हैं। अगला देखो, जन्मजात पशु रोग है। जन्मजात पशु रोग, ऐसा पशु रोग जो जन्म के समय ही बछड़ों या बच्चों में उत्पन्न हो जाता है। जन्मजात पशु रोग कौन सा है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं जन्मजात पशु रोग कौन सा है, फ्री मार्टिन। और सर हम फ्री मार्टिन को क्या बोलते हैं, तो इसको गर्भपात भी कहा जाता है। फ्री मार्टिन या गर्भपात कैसा रोग है, ये जन्मजात पशु रोग है। ये आपके 2022 के प्रश्न चल रहे हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न है, भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट हुआ है। सेम प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है। ये 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है और 25 में भी आया है। 2-3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। अब भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो कहां स्थापित हुई, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, मुंबई में स्थापित हुई। सर कब स्थापित हुई, ये स्थापित हुई 1920 वर्ष 1920 में। मुंबई में कब, 1920 या वर्ष 1920 में स्थापित हुई, ठीक है। अगला पॉइंट है, केले के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, केला के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार है। तो ध्यान रखना, यहाँ 50x50 कहीं है क्या, नहीं है। और वैसे भी जब आप अपनी एग्रीकल्चर का 10वां चैप्टर पढ़ोगे और केले वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30x30x30 मीटर। कितना, 30x30x30 सेंटीमीटर मिलेगा। तो केला का गड्ढा कितना होगा, 30x30x30 सेंटीमीटर आकार का होगा, ठीक है। अगला देखो, इंदौर सीडलेस उन्नत किस्म है। इंदौर सीडलेस उन्नत किस्म है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक्चुअली यहाँ समस्या क्या है मैं आपको बता दूं, जब सीडलेस शब्द आता है तो कई सारे फल हमारे दिमाग में होते हैं। सर अंगूर में भी आता है सीडलेस, बिल्कुल आता है। अमरूद में भी आता है सीडलेस, अनार में बिल्कुल आता है, अनार में। और किस में आता है, सर ये एक और आ गई इंदौर सीडलेस, ये किसकी है, तो ये हम याद रखेंगे, जो इंदौर सीडलेस है वो किसकी है, वो नींबू की है। इंदौर सीडलेस तो नींबू की है। और अगर मैं अंगूर की बात करूं तो कौन सी होती है, वो होती है थॉमसन सीडलेस। कौन सी होती है, थॉमसन सीडलेस। अगर हम थॉमसन सीडलेस की बात करें तो वो किसकी है, वो अंगूर की है। एक अगर मैं बात करूं जालौर सीडलेस, अब जालौर सीडलेस किसकी है, वो अनार की है। ध्यान देना, तीनों इंपोर्टेंट हैं। इंदौर सीडलेस सर नींबू की, ठीक है। सर थॉमसन सीडलेस अंगूर की, ठीक है। सर जालौर सीडलेस तो वो अनार की है, ठीक है। 3 जगह आपको सीडलेस शब्द देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और हम
2021 से लेकर के 2025 तक के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। 21 से 25 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आए हैं परीक्षाओं में वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओराइजा सेटाइवा वानस्पतिक नाम है। अरे ये तो सभी को आता होगा। अगर मैं ओराइजा सेटाइवा की बात कर रहा हूं तो किसका है? बेसिकली धान का है। धान का क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। सर मक्का का क्या होगा फिर? मक्का का होगा जिया मेज। मक्का का क्या होता है? जिया मेज होता है। सर गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम होता है। ठीक है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिबम हो गया। सर ज्वार का क्या होगा? सोरगम बाई कलर। क्या होगा? सोरगम बाई कलर होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वार की हरी खाद हेतु उपयुक्त बीज दर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब ये कब आया है? अब ये क्वेश्चन आया आपका 2023 में। 2023 में पूछा गया है, ग्वार की हरी खाद हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो देखो 20 से 25, 60 से 65, 40 से 45 और 80 से 85 किलोग्राम। एक्चुअली बीज दर मैंने भी आपको करवाई है, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। और किसकी पूछा है? ग्वार की पूछा है। तो देख लो यहाँ, इसमें अपना राइट आंसर होगा 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। और ये किसकी है? ग्वार की है। जनरली मैं आपको बता दूं, अगर हमें प्रश्न पूछा जाता सनई, सनई, तो सनई की बीज दर कितनी होती है? एक्चुअली ये होती है 50 से लेकर के 60 किलोग्राम। अगर हमें बीज दर पूछी जाती ढेंचा की, ढेंचा, सर ढेंचा की कितनी होती है? 60 से लेकर के 80 किलोग्राम। 60 से लेकर के 80 किलोग्राम। एक और आता है, अगर मान लो आपसे पूछ लेता लोबिया, लोबिया, तो लोबिया की कितनी होती है? 45 से लेकर के 50 किलोग्राम। आपकी एनसीईआरटी में, आपकी जो 12th की बुक है उसमें ये 4-5 बीज दर दी हुई है। एक तो किसकी आ गई? ग्वार की 20 से 25 किलोग्राम, लोबिया की 45 से 50 किलोग्राम, सनई की 50 से 60 किलोग्राम, और ढेंचाई कितनी होती है? 60 से लेकर के 80 किलोग्राम होती है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है? पूरक फल वृक्ष है। अब आपको क्या बताना है कि ये जो फल वृक्ष आपको दिए हुए हैं इनमें से पूरक फल वृक्ष कौन सा है? सर पूरक पौधा क्या होता है? जो हमारी पंचभुजाकार विधि है, पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि में क्या होता है? ये जो हमारे 5 पौधे होते हैं, 5 पौधों के बीच में खाली स्थान को भरने के लिए एक छठवां, 4 पौधों के बीच में 5वां पौधा लगाया जाता है, और इस 5वें पौधे को हम क्या बोलते हैं? पूरक पौधा या फिलर प्लांट बोलते हैं। अब इनमें से पूरक पौधा कौन सा है? क्या जामुन है? नहीं है। क्या आम है? नहीं है। क्या कटहल है? नहीं है। कौन है? पपीता। सर और कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, पपीता, केला और फालसा। पपीता, केला और फालसा तीनों ऐसे पादप हैं जिनको पूरक पौधे के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अब 2023 की परीक्षा के चल रहे हैं, जो 2023 में पूछे गए। और आगे चलते हैं। सर एक बार हाय बोल दो। वेदांत मेहता बोल दिया है, चलो ठीक है। खुश, और थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, आपस में कमेंट बिल्कुल मत करो। ठीक, नेक्स्ट देखो, बहुत क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत सारे। 2021 से लेकर के 2025 तक जो भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, जितने क्वेश्चन उनमें पूछे गए वो सारे पढ़ रहे हैं। अब अगला है सहजीवी जीवाणु है। 4 जीवाणु आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से सहजीवी जीवाणु कौन सा है। नीलहर शैवाल सहजीवी होता है? नहीं होता। क्लोस्ट्रिडियम सहजीवी होता है? नहीं होता। एजिटोबैक्टर सहजीवी होता है? नहीं होता। तो सहजीवी कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? सहजीवी। फिर ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके स्वतंत्र जीवी। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये कैसे हैं? स्वतंत्र जीवी हैं। और ये कैसा है? ये सहजीवी है। क्लियर, आगे चलो। अगला क्या है? धान की फसल की जलमांग है। अब देखो 2021 में क्या पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था मक्का की जलमांग। ठीक है, 2023 में क्या पूछा गया है? धान की जलमांग। तो आप ये समझ लो जलमांग का क्वेश्चन आता ही आता है। अब धान की अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया था, धान की होती है 900 से लेकर के 2500 mm। कितनी? 900 से 2500। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है जौ का वानस्पतिक नाम है।
अब बताना है जौ की फसल है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। हम जानते हैं जियामेज किसका है, अभी बताया मैंने, जियामेज मक्का का है, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है, ये गेहूं का है। अगर मैं बात करूं साइसर एरिटिनम ये किसका है, ये चना का है, ठीक है। अब बचा क्या, हॉर्डियम बुल्गेर, सर ये किसका है, ये जौ का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्डियम बुल्गेर हो जाएगा। जौ का बॉटनिकल नेम क्या होता है, हॉर्डियम बुल्गेर होता है। आगे चलते हैं, ने सी बिल्कुल सही है सभी का, सी आंसर बिल्कुल सभी का सही है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चलने वाली है। चलिए अगला देखो, आलू का कुल है। अब आपको बताना है कि जो आलू है वो कौन से कुल का पादप है, एपियेसी, पोएसी, फेबेसी या सोलेनेसी। बिल्कुल सही जवाब आया आप लोगों का डी, आलू किसका है, सोलेनेसी का है, ठीक है। फेबेसी में कौन आता है सर, दलहन या में कौन, दाल, जितनी भी हमारी दाल वाली फसलें हैं वो फेबेसी में आती हैं। सर पोएसी में कौन आता है, जितने भी हमारे खाने वाले अनाज हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, किस में आते हैं, पोएसी में। सर एपीएसी में कौन आता है, एपीएसी हम बोलते हैं अम्बेली फेरी को, इसमें कौन आते हैं, मसाले, कौन आते हैं, मसाले। जैसे मैं बात करूं जीरा है, धनिया है, मेथी है, सौंफ है, मेथी नहीं आती, सौंफ, ये किस में आते हैं, एपीएसी में। मसाले इसमें आ गए, खाद्यान्न इसमें आ गए, दाल इसमें आ गई, और आलू आपका सोलेनेसी हो गया। आगे देखो, दशहरी उन्नत किस्में, कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया है, दशहरी उन्नत किस्में। अब दशहरी किसकी उन्नत किस्में, हम जानते हैं सर आम की है, दशहरी किसकी है, दशहरी आम की है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, अगला है पपीता के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार है। अब देखो, एक जो हमसे 2022 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था वो क्या था, केला के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार। 2023 में क्या पूछा गया है, पपीता के पौधे लगाने के लिए गड्ढे का आकार। तो गड्ढे के आकार भी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब जनरली में अगर पपीता की बात करूं तो पपीता के लिए राइट आंसर क्या होगा, पपीता के लिए अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 45 × 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किसका था, ये था बेसिकली केला का, जो अभी हमने बताया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, आज क्वेश्चनों का पिटारा है पूरी क्लास में, क्लास लंबी चलने वाली है, बहुत सावधानी बनाए रखें बस। नेक्स्ट है, किस नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं। तो ये तो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं आप लोगों से, जलेबी आकार के सींग बेसिकली किसके होते हैं, सर मुर्रा के सींग ऐसे हैं जो जलेबी आकार के होते हैं। या तो मैं कहूंगा जलेबी आकार, या मैं क्या कहूंगा कुंडलनी आकार के, जलेबी आकार, कुंडलनी आकार या मुड़े हुए, कुछ भी मैं इसको कह सकता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पेल्ट के लिए उपयुक्त नस्ल है, मैंने भी कई बार बताया क्वेश्चन और आया भी है, पेल्ट के लिए उपयुक्त नस्ल। अब पेल्ट जो भेड़ की कौन सी नस्ल से प्राप्त किया जाता है, सभी जानते ही होंगे शायद, मैंने भी कई बार करवाया, कराकुल। भेड़ की जो कराकुल नस्ल है वो पेल्ट उत्पादन के लिए सबसे उत्तम जो है मानी जाती है, ठीक है। अगला क्या है, एंथ्रेक्स बीमारी का रोग जनक है, यानी एंथ्रेक्स बीमारी किसके कारण होती है, क्या क्षणित वायरस के कारण होती है, नहीं होती। क्षणित वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, पशु प्लेग, जो पशु प्लेग नामक बीमारी है वो किसके कारण होती है, क्षणित वायरस के कारण। क्या क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई के द्वारा होती है, नहीं होती। इसके कारण कौन सा होता है, मैंने अभी बताया आपको, जहरबाद, इसके द्वारा जहरबाद होता है। क्या पास्टुरेला बॉबी सेप्टिका के द्वारा होती है, नहीं होती। इसके द्वारा कौन सा होता है, गलघोंटू होता है, इसके द्वारा गलघोंटू होगा। बचा कौन सा, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बैसिलस एंथ्रेसिस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए, 2021 से 2026 तक के जो भी बीच में पेपर हुए हैं बोर्ड के, उन सभी की चर्चा कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास है आपकी। प्रश्न है अपना, प्रजनक बीज पर किस रंग का टैग होता है। एक्चुअली हम 4 प्रकार के बीज पढ़ते हैं भारत में, हमारा जो मूल केंद्र के बीज है उस पर कोई भी टैग होता नहीं है। बचे 3 बीज, तीनों के लिए हमने एक ट्रिक बना ली है, पीसनी, यानी प्रजनक बीज पर कैसा होगा, सुनहरी पीले रंग का टैग होता है। कैसा होता है,
सुनहरी पीले रंग का। भूरे रंग का कोई भी टैग हमारे पास में है नहीं। सफेद रंग का टैग किस पर होता है सर? ये आधार बीज पर होता है। किस पर होगा? आधार बीज पर होगा। नीले रंग का टैग किस पर होता है? ये प्रमाणित बीज पर होता है। जो प्रमाणित बीज हैं उन पर नीले रंग का टैग लगा होता है। ठीक है सर, बहुत ऐड आ रही है। अब ये ऐड तो आएगी भाई, ये मेरा काम नहीं है, ये तो यूट्यूब एजेंसी का काम है ऐड देना। आगे देखो, हरी खाद हेतु उपयुक्त फसल है। हरी खाद हेतु उपयुक्त फसल है सनई, ढेंचा, ग्वार। हरी खाद किस फसल से बनाई जाती है? तो ध्यान रखना, हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है वो उपयुक्त सभी है। इसी प्रश्न को वो घुमा के आप लोगों से पूछ सकता था। अगर वो ऐसे प्रश्न पूछता कि हरी खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है, सर्वोत्तम, तो ध्यान रखना सर्वोत्तम फसल कौन सी है? सनई। सबसे अच्छी फसल कौन सी मानी गई है? सनई मानी गई है। ठीक है, लेकिन अगर उपयुक्त पूछा है तो हम इन तीनों से ही खाद जो है बना सकते हैं। आगे देखो, फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक है। फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक, ऐसा जैव उर्वरक जो पादपों को फास्फोरस घुलनशील अवस्था में उपलब्ध करवाता है या फास्फोरस को घोलने का काम करता है। पीएसबी, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम। एजिटोबैक्टर है नहीं, ये नाइट्रोजन प्रदान करता है। एजोस्पाइरलम नाइट्रोजन प्रदान करता है। राइजोबियम नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो बचा कौन सा? पीएसपी। पीएसपी को क्या बोलते हैं? फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, फास्फोरस घोलक जीवाणु। मिट्टी में जो फास्फोरस पाई जाती है ये उसको घोलने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे सभी। प्रश्न है मेरा, गेहूं की फसल में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की फसल में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है? बालियां निर्माण, शीर्ष जड़ निकलना, गांठ अवस्था या कल्लेप उठान अवस्था। गेहूं की फसल में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था हम सब लोग जानते हैं, आपको भी पता होगा और आंसर भी सही आया है, शीर्ष जड़ निकलना। और इस शीर्ष जड़ निकलना को क्या बोला जाता है? CRI बोला जाता है। क्या बोलते हैं? CRI बोलते हैं। सर कितने दिन बाद आती है? ये 21 दिन बाद आती है। 21 दिन बाद, डे आफ्टर सोविंग, 21 दिन बाद में ये अवस्था आती है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि गेहूं में दूसरी सिंचाई कब की जाती है, दूसरी सिंचाई, तो दूसरी सिंचाई कब करते हैं? कल्ले फूटते समय। दूसरी सिंचाई कब करेंगे? कल्ले फूटते समय करते हैं। ध्यान रखना, पहली सिंचाई शीर्ष जड़ निकलना, दूसरी सिंचाई कल्ले फूटते समय करते हैं। अगला सवाल, फर्स्ट ए जलवायु खंड की औसत वार्षिक वर्षा है। फर्स्ट ए जलवायु खंड की औसत वार्षिक वर्षा है। सर फर्स्ट ए जलवायु खंड में कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर और बाड़मेर किसमें आते हैं? फर्स्ट ए में आते हैं। और जोधपुर और बाड़मेर की औसत वार्षिक वर्षा आपको यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट ए, आंसर बी। हाँ बहुत बढ़िया। जनरली में अब आपको बता दूं, आंसर भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट के जितने भी हैं तीनों, जैसे मैं अगर बात करूं फर्स्ट ए है, मैं अगर बात करूं फर्स्ट बी है, मैं अगर बात करूं फर्स्ट सी है, तीनों की कितनी होती है? 100 से 300 होती है। सेकंड के जो दोनों हैं, सेकंड ए और सेकंड बी, दोनों की कितनी होती है? दोनों की 300 से 500 mm होती है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं थर्ड, थर्ड के तीनों, थर्ड ए, थर्ड में दो ही होते हैं एक्चुअली, इधर ही ले लेते हैं, थर्ड में भी दो होते हैं, थर्ड ए और थर्ड बी, थर्ड ए और थर्ड बी दोनों की कितनी होती है? 500 से 600 mm होती है। अब इसकी अगर मैं बात करूं किसकी है? ये फोर्थ बी की, किसकी है? फोर्थ बी। तो जो फोर्थ बी जलवायु खंड है उसकी 600 से 750, बाकी सभी की अब इजीली आपको पता चल गई। फर्स्ट के तीनों की 100 से 300 mm, सेकंड के दोनों की कितनी होगी? 300 से 500, थर्ड के दोनों की 500 से 600 और फोर्थ बी की कितनी होगी? 600 से 750। फोर्थ ए की कितनी होती है? ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछे फोर्थ ए, फोर्थ ए की कितनी होती है? तो ये होगी आपकी 500 से 600। बचा हुआ केवल एक, फिफ्थ, जो फिफ्थ जलवायु खंड है उसकी 750 mm से अधिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन? आगे देखो अगला क्वेश्चन, चने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। अब आपको ये बताना है कि जो चना है, चना की फसल में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? चने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा।
सर क्लास अटक के चल रही, तुम्हारा नेट अटक रहा है, क्लास नहीं अटक रही है। चना में प्रोटीन, सी बहुत बढ़िया। चने में प्रोटीन कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 21%, बिल्कुल सही है। एक इंपोर्टेंट बात और याद रखना, सोयाबीन आपके सिलेबस में दे रखी है, मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा। सोयाबीन, सोयाबीन में दोनों ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सोयाबीन में एक तो क्या होता है 40% तो इसके अंदर प्रोटीन होती है, 40% क्या होती है? प्रोटीन, और 20% इसके अंदर क्या होता है? तेल होता है। ये दोनों चीजें आपसे पूछता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितनी? सर 40%। तेल कितना? सर 20%। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 2021 से लेकर के 2026 तक के सभी पेपर हम देख रहे हैं आज। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑब्वियसली हम सब जानते हैं B1 की कमी से कौन सा होगा? बेरी बेरी। B1 की कमी से कौन सा होगा? बेरी बेरी। तो ये तो हो गया B1। अगर मैं बात करूं विटामिन सी तो ये स्कर्वी होगा। अगर मैं बात करूं पेलेग्रा तो ये है विटामिन ए। अगर मैं बात करूं रतौंधी तो ये है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से पेलेग्रा या मैं कहूं रतौंधी, और विटामिन सी की कमी के कारण बात करूं तो स्कर्वी, और बी कौन सा हो गया आपका? बेरी बेरी हो गया। ठीक है, आगे देखो, घेंगा रोग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके जो चारों पॉइंट हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घेंगा रोग होता है, घेंगा को हम क्या बोलते हैं? गलगंड बोलते हैं, गलगंड। ये कंठ आपके फूल जाते हैं, वो घेंगा रोग है। अब किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। घेंगा रोग किसके कारण होगा? आयोडीन की कमी के कारण। सर प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो क्वासियोकोर। कौन सी है? क्वासियोकोर। क्वासियोकोर नामक बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। सर एक कैल्शियम की कमी से भी होती है, बिल्कुल होती है। कौन सी है? ऑस्टोमल्सिया। कौन सी है? ऑस्टोमल्सिया। जो ऑस्टोमल्सिया रोग है वो किसके कारण होता है? वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सर वसा की कमी के कारण कोई होता है? नहीं होता। ठीक है, तो तीनों क्लियर। घेंगा आयोडीन कमी से, प्रोटीन कमी से, क्वासियोकोर कैल्शियम की कमी से, ऑस्टोमल्सिया, ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे का आकार होता है। बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे का आकार कितना होता है वो आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये 2024 का पेपर चल रहा है अब आपका, 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। ए बिल्कुल सही है। बड़े आकार के कितने होते हैं? 100 इंटू 100 इंटू 100। और अगर मैं बात करूं मध्यम, मध्यम मध्यम का कितना होगा? 75 इंटू 75। और अगर मैं छोटे आकार के गड्ढों की बात करूं तो छोटे आकार के गड्ढे कितने होते हैं? 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। चलिए अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे सभी पेपरों के, फिर उसके बाद हम वन लाइनर पढ़ेंगे सभी पेपरों के, फिर हम और आगे चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एग्ली मार्मिलोस वानस्पतिक नाम है। अब आपको बताना है कि जो एग्ली मार्मिलोस है वो किस फल का बॉटनिकल नेम है। एक्चुअली मैं संतरा की बात करूं, क्या संतरा का है? नहीं है। सर संतरा का क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलेटा। इसका क्या होगा? अगर मान लो हमें संतरा का पूछ ले तो इसका होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। सर नींबू का है? नहीं। इसका क्या होता है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होता है। सिट्रस ऑरेंटी, या मैं कहूं ऑरेंटिफोलिया, इसका क्या होगा? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होगा। सर बेर का क्या होता है? बेर का जिजीफस मोरिशियाना होता है। क्या होगा? जिजीफस मोरिशियाना होगा। बचा कौन सा अपने पास? अपने पास बचा बेल या बेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेल, या हम इसको बोलते हैं बेल पत्र, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? श्रीफल कह सकते हैं, या फिर इसको बंगाल क्वींस भी कह सकते हैं। तो इसका क्या है? एग्ली मार्मिलोस है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सवाल है, गाय के दूध में वसा की औसत मात्रा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गाय के दूध में वसा की औसत मात्रा कितनी पाई जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सी 4.14%, बिल्कुल सही है। सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल के पेपर पढ़ रहे हैं आज हम। अब देखो, गाय के दूध में वसा की मात्रा की बात कर रहा हूं, कितनी होती है?
4.14, यानी ये किसके दूध में होती है? ये बेसिकली गाय के दूध में होती है। सर भैंस के में कितनी होगी? भैंस की में होगी 7.38। कितनी होती है? 7.38 होती है। सर अगर मैं भेड़ की बात करूं, भेड़ की में कितनी होती है? तो भेड़ की में होगी 7.9%। भेड़ की में 7.9, भैंस में 7.38 और गाय में कितनी? 4.14%। ठीक है, आगे देखो। छापर और शेखावाटी के नाम से जानी जाने वाली नस्लें। ये भी प्रश्न आपका वेरी 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 इंपोर्टेंट। मैंने 3 स्टार लगा दी तो इसका मतलब ये आने वाला है एग्जाम में पक्का। ठीक, प्रश्न क्या है? छापर और शेखावाटी के नाम से जानी जाने वाली किस बेचरी किसकी है? भेड़ की है। अब भेड़ कौन सी है जिसे छापर या शेखावाटी कहते हैं? तो यह चोकला। क्या है? चोकला। इसको एक नाम हम और देते हैं, बिल्कुल सही है डी सभी का, एक नाम और देते हैं। वो नाम क्या है? इसको हम राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, भारत की मेरिनो भी कहा जाता है इसको, चोकला को। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट से। प्रश्न है अपना, बोओफिलस माइकोप्लस परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी है। बोओफिलस माइकोप्लस परजीवी द्वारा कौन सी बीमारी होती है? सर परजीवी द्वारा दो रोग होते हैं, सर्रा भी होता है, टिक फीवर भी होता है। लेकिन सर्रा किसके द्वारा होता है? सर्रा होता है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इवनसाई। किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के द्वारा होता है, इवेंसाई। ठीक है, अब दूसरा टिक फीवर, तो टिक फीवर किसके द्वारा होगा? ये बोओफिलस माइकोप्लस के द्वारा होता है। थनैला रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ परजीवी के कारण दो ही होते हैं, जिनमें से कौन सा होगा? टिक फीवर होगा। ठीक है, आगे देखो। मादा पशु को गर्वित करने की सर्वोत्तम अवधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। मादा पशु को गर्वित करने की उपयुक्त अवधि है मध्यकाल के 12 से 18 घंटे, मध्यकाल के 1 से 3 घंटे, मध्यकाल के 20 से 24 घंटे और मध्यकाल के 5 से 9 घंटे। सर न्यू स्टूडेंट इन द क्लास टुडे, बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी का क्लास में। कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार क्लास है, बस आपस में बात नहीं करोगे तो बहुत मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में फिर बहुत मजा आएगा। चलिए, मध्य पशु को गर्भित कराने की सर्वोत्तम अवधि पूछी मैंने, क्या होती है? मध्यकाल के 12 से 18 घंटे। क्या होगी? मध्यकाल के 12 से 18। नेक्स्ट देखो, गाय की भारवाही नस्ल है। गाय की भारवाही, भारवाही का मतलब क्या है? भारवाही का मतलब है सर बोझा ढोने वाली। कौन सी? बोझा ढोने वाली नस्ल आपको बतानी है कि गाय की बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? भारवाही। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अभी तक सभी का, बी। बी नागौरी कैसी है? बोझा ढोने वाली है। साहिवाल और गिर कैसी है? ये दुधारू है। कैसी है? दुधारू। और अगर मैं थारपारकर की बात करूं, कैसी है? ये द्विकाजी या द्विप्रयोजनी है। कैसी है? द्विकाजी या द्विप्रयोजनी है। और चलते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके 2025 का एग्जाम के आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। प्रश्न क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु क्षरण रोकने में सहायक वृक्ष है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु क्षरण को रोकने में सहायक वृक्ष। अब ये 2025 के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, डी खेजड़ी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये ऐसे आंसर कमेंट करोगे तो मुझे मजा आ जाएगा आपके आंसर देख के। खेजड़ी बिल्कुल सही है सभी का जवाब। नेक्स्ट देखो अगला, भारत का जैविक राज्य है। अरे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का जैविक राज्य यानी ऐसा राज्य जिसमें जो खेती होती है वो पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है। पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? तो अब बहुत अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं, कमेंट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ए यानी जो सिक्किम है वो भारत का क्या है? जैविक राज्य है, इसमें पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित है, यानी राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थापित है? अरे भाई बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, गाजियाबाद में है। सर ये कब स्थापित हुआ? वर्ष 2004 में। वर्ष 2004 में गाजियाबाद में भारतीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है सर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। अब ये 2025 के चल रहे हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार कहां से हुआ है? ये इतना रटापटा प्रश्न है कि सब लोग इसका आंसर जानते हैं, फिर भी आता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है।
कहां से हुआ है? अब ये इसमें ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं, इसका आविष्कार हुआ है बेसिकली इजराइल से। ठीक है, कहां से हुआ है? इसका विकास हुआ है इजराइल से। आगे देखो, खरपतवार नाशी रसायन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपके सामने 4 रासायनिक पदार्थ दिए हुए हैं, इन चारों में से ऐसा रासायनिक पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग हम खरपतवारों के नियंत्रण में करते हैं? ए एंट्राजीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज तो आप लोगों ने मजा कर दिया भाई। एंट्राजीन क्या है? एंट्राजीन आपका खरपतवार नाशी रसायन है। जो मेलाथियोन है और जो ये रोगोर, ये दोनों क्या है? ये दोनों कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी। और जो थायरम है वो क्या है? ये कवकनाशी है। थायरम क्या है? कवकनाशी। मेलाथियोन और रोगोर क्या है? कीटनाशी। डाईमेथोएट को रोगोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो, परजीवी खरपतवार है। परजीवी खरपतवार है, ये आपके 2025 के प्रश्न है जो 2025 के पेपर में आए हुए हैं। परजीवी खरपतवार आपको बताना है, ओरीबेंकी, मोथा, प्याजी और बथुआ। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। कौन सा इसमें? ओरीबेंकी सर परजीवी खरपतवार है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? एक हमारे पास में सबसे इंपोर्टेंट होता है अमरबेल। अमरबेल भी क्या है? परजीवी खरपतवार है। एक हम पढ़ते हैं स्ट्राइगा, ये भी क्या है? परजीवी खरपतवार है। एक हम पढ़ते हैं लॉरेंथस, ये आम में लगता है, ये भी क्या है? परजीवी खरपतवार है। तो अमरबेल, ओरीबंकी, स्ट्राइगा, लॉरेंथस कैसे हैं? परजीवी। एक बात और याद रखना, जो ओरीबंकी है इसका प्रकोप कहाँ होता है? सरसों और तंबाकू में। आपसे पूछा जा सकता है ओरीबंकी सरसों और तंबाकू में। अमरबेल कहाँ प्रकोप होता है? रिजका और बरसीम में। अमरबेल का प्रकोप रिजका और बरसीम में। स्ट्राइगा का प्रकोप कहाँ होता है? ज्वार और बाजरा में। स्ट्राइगा ज्वार और बाजरा में लगता है। लॉरेंथस कहाँ लगता है? लॉरेंथस आम में लगता है, आम में। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो भी हमारे सामने जवाब बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन ऑन द वे, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे सभी। और प्रश्न है अपना, पेडालिएसी कुल की फसल है। आपको बताना है ऐसी फसल जो पेडालिएसी कुल के अंतर्गत आती है। जनरल वे में हमारे पास सोयाबीन है, तिल है, सूरजमुखी है और क्या है? मूंगफली है। अगर मैं सोयाबीन की बात करूं, दाल वाली फसल है, तो किस कुल के अंतर्गत आती है? फेबेसी में, ये फेबेसी में आती है। सूरजमुखी किस में आती है? ये कंपोजिटी में आती है। किस में आती है? कंपोजिटी में आती है। मूंगफली किस में आती है? दाल वाली फसल में आती है, फेबेसी में आती है। मूंगफली फेबेसी कुल में आती है। बचा क्या? तिल। तिल किस कुल में आती है? तिल आपकी पेडालिएसी कुल में आती है। तो पेडालिएसी में कौन आएगा? तिल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे देखो, धान के बीजों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा होती है। आपको ये बताना है कि धान में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 40 से 42, 62 से 64, 52 से 54 और 77 से 79। बहुत बढ़िया आंसर अभी तक, बहुत बढ़िया आंसर। बिल्कुल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी हम कह सकते हैं 77 से लेकर के 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तने का रूपांतरण है। ये सारे क्वेश्चन आपको 2025 में बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तने का रूपांतरण है। अब तने का रूपांतरण मुझे लगता है सब लोगों ने पढ़ा होगा। आलू क्या होता है? आलू तने का रूपांतरण होता है। सर ये गाजर और मूली क्या है? गाजर और मूली है जड़। गाजर और मूली दोनों क्या है? जड़ है। और ये क्या है? सलजम, ये कंद है। क्या है? कंद। कौन सा? सलगकंद है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आलू। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आज बहुत सारे सवाल करने वाले हम, बहुत सारे, सभी प्रकार के सवाल हम करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, जितने भी पॉसिबल होंगे सभी करेंगे। अगला देखो, नेक्स्ट है वायुरोधी वृक्ष है। अब कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। वायुरोधी वृक्ष आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वायुरोधी वृक्ष है? डी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आज तो मजा आ गया भाई आपके जवाब सुन के। नीम। नीम क्या है? यहाँ पर वायुरोधी वृक्ष है। नेक्स्ट देखो, पूसा नन्ना उन्नतशील किस्म है। अब आपको बताना है कि जो पूसा नन्ना किसकी उन्नतशील किस्म है? पूसा नन्ना आम की है? नहीं है। केला की है? नहीं है। अमरूद की है? नहीं है। तो किसकी है? पपीता की है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ पूसा नन्ना पपीता की किस्म है। और कैसी किस्म है? ध्यान रखना, ये बोनी किस्म है। कैसी किस्म है? बोनी किस्म। इसका रोपण कितनी दूरी पर होता है? 1.25 इंटू 1.25 मीटर। कितनी दूरी पर किया जाता है? 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर इसका रोपण करते हैं। ठीक है, अगला देखो,
स्क्वैश में कितने प्रतिशत फल रस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वैश का मतलब क्या होता है? फल पानक। स्क्वैश का मतलब फल पानक। अब फल पानक में फल का रस कितना होता है आपको ये बताना है। जनरली अगर मैं फल पानक की बात करूं तो इसमें फलों का रस कितना होगा? 25%। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? 25%। सर इसका टीएसएच कितना होता है? अगर मैं टीएसएच पूछ ले तो 40 से लेकर के 50%। कितना होता है? 40 से 50। आपकी एनसीईआरटी में शायद 40 दिया हुआ है फिक्स, तो 40, वैसे 40 से 50 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को देखते हैं एक बार। प्रश्न है अपना, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको ये बताना है कि जो गाय का दूध होता है उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है। 2025 के एग्जाम में पूछा गया है ये, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगर मैं मान लूं गाय के दूध की बात करूं, गाय के दूध की, तो गाय के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 3.58%। अगर मान लो मैं भैंस के दूध की बात करूं, भैंस के दूध में कितनी प्रोटीन होती है? 5.23% होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ किसके दूध की, अगर मान लो मैं यहाँ बात कर रहा हूं मनुष्य, मनुष्य के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो मनुष्य के दूध में 1.63% प्रोटीन पाई जाती है। एक अगर मान लो मैं भेड़ की बात करूं, भेड़ के दूध में कितनी प्रोटीन होती है? तो 5.60%। कितनी होती है? लगभग 5.60% प्रोटीन पाई जाती है भेड़ के दूध में। ठीक है, आगे चलो। विदेशी नस्ल की गाय है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? ये आपको दे रखी है, आपको बताना है कि विदेशी नस्ल की गाय इनमें से कौन सी है। राठी है? नहीं है। कहां की है? राठ क्षेत्र अलवर की है। अंगुल है? नहीं है। अगर मैं निमाड़ी की बात करूं, नहीं है। तो कौन सी है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस क्या है? विदेशी नस्ल की गाय है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टोगन वर्ग का उत्पत्ति स्थान है। सर ये टोगन वर्ग क्या है? टोगन वर्ग बकरी है। टोगन वर्ग क्या है? बकरी की नस्ल है। अब आपको बताना है कि इस टोगन वर्ग बकरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पर है। ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं कहां से हुई है इसकी उत्पत्ति? स्विट्जरलैंड से हुई है। टोगन वर्ग बकरी की उत्पत्ति कहां से? तो स्विट्जरलैंड से हुई। ठीक है, क्लियर होगी बातें? चलो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो तो कंप्लीट हो गए। 2021, 22, 23, 24 और 25 पांचों वर्ष टोटल हमें 58 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। पूरे के पूरे जो पांचों साल में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे वो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट अपनी जो अगली बारी है वो फिल इन द ब्लैंक्स की है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो कि पांचों वर्ष हमें पूछे गए हैं। हम उन सभी प्रश्नों को अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से आंसर कमेंट करते चलेंगे मुझे साथ ही साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपस में बातें कोई भी करेगा नहीं। प्रश्न है, मस्काबी खाली जगह फसल की किस्म है। अब मस्काबी मैंने भी आपको बताई है शायद। मस्काबी किसकी है? बरसीम की है। किसकी है? बरसीम। खदराबी, मस्काबी, फाली, छिंदवाड़ा, आईजे अफारे 99 ये बरसीम की है। ठीक है, अगला देखो, भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला 1920 में खाली जगह में स्थापित की गई। तो कहां पर स्थापित की गई? हम सबको पता है, ये सर मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है, तो कहां? मुंबई में। ठीक है, अगला देखो, गायों में गलघोंटू बीमारी का खाली जगह रोगजनक है। अब आपको ये बताना है कि गायों में जो गलघोंटू बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। अरे हम सब लोग जानते हैं किसके द्वारा होगी? पास्चुरेला, पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका, पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा? पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका। भैंस में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। ठीक है, भेड़ और बकरी में पास्चुरेला ओविस के द्वारा होती है। ठीक है, अगला देखो, दुग्ध ज्वर एक खाली जगह प्रकार का रोग है। अब आपको यह बताना है कि दुग्ध ज्वर किस प्रकार का रोग है। जनरली अगर मैं दुग्ध ज्वर की बात करूं तो ऑब्वियसली हम ध्यान रखेंगे किस प्रकार का रोग है। ये एक उपापचय रोग है। कैसा? उपापचय रोग। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? या हम लिख सकते हैं कि ये चयापचय रोग है। या तो मैं क्या लिखूंगा कि सर ये चयापचय रोग है, या मैं क्या लिखूंगा कि सर ये उपापचय रोग है। ठीक है, आगे देखो, जालौर सीडलेस खाली जगह फल की किस्म है। अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, जालौर सीडलेस अगर पूछी जाए तो किसकी होगी? अनार की होगी। इंदौर सीडलेस किसकी है? नींबू की है। ठीक है, थॉमसन सीडलेस किसकी है? अंगूर की है। तो जालौर सीडलेस अनार की होती है। ठीक है, अगला देखो, वाइटिस विनिफेरा
खाली जगह फल का नाम है। और वाइटिस विनिफेरा किस फल का नाम है? ये अंगूर का नाम है। वाइटिस विनिफेरा किसका है? तो सर ये अंगूर के फल का नाम है। ठीक है, अगला देखो, आरएमओ 40 खाली जगह फसल की उन्नत किस्म है। अब आरएमओ 40 मैंने भी आप लोगों को करवाई है। आरएमओ 40 है, जड़िया ज्वाला है, एफएमएम 96 है, ये किसकी है? ये मोट की उन्नत किस्में हैं। किसकी है? मोट की। तो राइट आंसर क्या होगा? मोट। बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने मोट बताया उनका। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जितने भी फिलिंदा ब्लैंक्स पिछले 5 वर्षों में हमें पूछे गए हैं, हम उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मल्च का उपयोग खाली जगह रोकने के लिए किया जाता है। सर मल्च क्या होती है? जो हमारी मिट्टी होती है, उस मिट्टी की ऊपर की परत को अगर हम पॉलीथीन से ढक दें या फसल अवशेषों से ढक दें तो उसको क्या बोला जाएगा? मल्च बोला जाएगा। सर उस मल्च का उपयोग करते क्यों है? तो ध्यान रखना, मल्च का उपयोग नमी को रोकने के लिए किया जाता है। इसके लिए नमी रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, खरपतवार रोकने के लिए नहीं करते, नमी रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखो, बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार। अब यहां भी पूछ लिया ये क्वेश्चन, रिपीट हुआ। बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार कहां हुआ है? तो बेसिकली हम कहेंगे सर इजराइल में हुआ है। कहां हुआ है? इजराइल में हुआ है। ठीक है, अगला देखो, गलघोंटू रोग में पशु को खाली जगह लेने में तकलीफ होती है। अगर ये भी क्वेश्चन हम नहीं कर पाए तो ऐसा करना, एक ऐसा कुआं देखना जिसमें बहुत कम पानी हो, कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूबना, ऐसा होता है। अब गलघोंटू रोग हम सब जानते हैं, गलघोंटू रोग पशु को क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? सांस होगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना सन खाली जगह में हुई। अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एनडीडीबी। एनडीडीबी। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि जो एनडीडीबी है उसकी स्थापना कब हुई? तो बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई। कब हुई? वर्ष 1965 में। नेक्स्ट में अगर बात को, रिज्का के बीजों को राइजोबियम खाली जगह द्वारा उपचारित किया जाता है। ऐसा कौन सा राइजोबियम है जिसके द्वारा रिज्का के बीजों को उपचारित करते हैं? एक्चुअली हमने राइजोबियम की कई तरह की प्रजातियां पढ़ी हैं। उन प्रजातियों में से अगर मैं बात करूं राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी, तो राइजोबियम मेलिलोटी के द्वारा हम क्या करते हैं? रिज्का के बीजों को उपचारित करते हैं। ऐसे ही मैंने बताया होगा राइजोबियम जापोनिकम, सोयाबीन के बीजों को उपचारित करते हैं। राइजोबियम ट्राइफोलाई, बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं। राइजोबियम फेजुलाई, सेम और राजमा के बीजों को उपचारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, देश के शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग, देश के शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग प्रतिशत वर्षा पर आधारित है। हमारे देश में जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका कितने प्रतिशत भूमि वर्षा पर आधारित है? तो ध्यान रखेंगे 58%। बिल्कुल सही जवाब आया है। कितनी है? 58% भूमि अभी भी वर्षा पर आधारित है। ठीक है, आगे देखो, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। विटामिन जो बी1 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ध्यान देना, बहुत इंपोर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम होता है थाइमिन। विटामिन बी1 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी1 को थाइमिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा और आगे चलें। नेक्स्ट हम सारे फिलिंदा ब्लैंक्स पढ़ेंगे जो हमें 2021 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मई जून माह में चलने वाली गर्म हवाओं को कहते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मई और जून के महीने में जो गर्म हवा चलती हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको बेसिकली लू कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लू। अगला प्रश्न है, बेर खाली जगह कुल का वृक्ष है। अब आपको ये बताना है कि बेर किस कुल का पादप है? बेर का कुल क्या होता है? चलिए, लू बिल्कुल सही है। और इसका कुल कौन सा है? इसका कुल है रेहमनेसी। बेर किस कुल का पादप है? तो बेर एक्चुअली रेहमनेसी कुल का पादप है। ठीक है, अगला देखो, फलों की डिब्बाबंदी में खाली जगह तापमान पर संसाधित किया जाता है।
अब फलों की डिब्बाबंदी में कितने तापमान पर संसाधित करते हैं? फलों का पूछा है तो फलों को हम करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और वहीं अगर बात की जाए सब्जी, तो सब्जी को कितने पर करते हैं? 115 से 120 डिग्री सेल्सियस। फलों के डिब्बों का संसाधन 100 और सब्जियों के डिब्बों का संसाधन 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, गौमूत्र का प्रयोग कृषि में प्रकार के कीटनाशी के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, गौमूत्र का उपयोग कृषि में किस प्रकार के कीटनाशी के रूप में किया जाता है? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि सर इसका उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? जैविक कीटनाशक के रूप में करते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खाली जगह में स्थित है। अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान क्या होता है? ये होता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ स्थित है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है सर, आगे देखो नेक्स्ट, पशु माता रोग, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। पशु माता रोग सभी करने वाले पशुओं में होता है। पशु माता रोग सभी करने वाले पशु में होता है। तो क्या करने वाले पशु में होता है? तो ऑब्वियसली हम ध्यान रखेंगे जितने भी हमारे जुगाली करने वाले पशु हैं, जुगाली का मतलब रौंत बोलते हैं हम उसको, मुंह चलाना, जुगाली करने वाले पशुओं में ये होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है जुगाली। नेक्स्ट है, डेयरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने के लिए खाली जगह क्रांति का सूत्रपात किया गया है। ये अच्छा सवाल है। हमारे देश को डेयरी क्षेत्र या मैं कहूं तो दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या मैं कहूं तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति का सूत्रपात किया गया है? तो दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? श्वेत क्रांति। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति का प्रतिपादन हुआ है? सर श्वेत क्रांति का प्रतिपादन किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट, जितने भी 2021 से लेकर के अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान रखना, वो सारे के सारे क्वेश्चन। अब क्या है, मृदा उर्वरकता को प्राकृतिक एवं कारक प्रभावित करते हैं। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि मृदा उर्वरकता को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, एक तो प्राकृतिक कारक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे कृत्रिम कारक होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा उर्वरकता को प्राकृतिक और कृत्रिम कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी शुद्धता होती है। वाह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी कौन सी शुद्धता को माना जाता है? एक्चुअली दो शुद्धता होती है बीज के अंदर, एक तो आनुवांशिक शुद्धता और एक भौतिक शुद्धता। लेकिन मुख्य लक्षण की बात की जाए तो ध्यान रखना, मुख्य लक्षण क्या है इसका? आनुवांशिक शुद्धता होती है। उत्तम बीज का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? वो इसकी आनुवांशिक शुद्धता होती है। बहुत बढ़िया जवाब है। आज तो तुम लोग, मुझे ऐसा लगता है, गुड़ वगैरह खा के आए हो। आनुवांशिक शुद्धता बिल्कुल सही है। अगला देखो, एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में, ये पिछले वर्ष पूछा गया है, ध्यान रखना, एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में खाली जगह केंचुए पैदा कर देता है। एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में कितने केंचुए पैदा करता है? आपको ये बताना है। 250। बहुत बढ़िया। कितनी केंचुए पैदा करता है? तो 250 केंचुए पैदा करता है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दशाओं में रहते हैं। अब बताओ, प्रतिकूल जलवायु दशा का मतलब क्या है? जैसे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी ज्यादा हो, सर्दी ज्यादा हो, ये होती है प्रतिकूल दशाएं। तो प्रतिकूल दशाओं में खरपतवार क्या रहते हैं? जीवित नहीं आएगा, जीवित तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें आएगा आपका अप्रभावित। ये क्या आएगा? अप्रभावित रहते हैं। यानी जो प्रतिकूल जलवायु दशाएं होती हैं उनका खरपतवारों पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दशाओं से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, अगला देखो, मिश्रित फसलों में प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा खाली जगह होनी चाहिए।
ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है जो 5वें चैप्टर से पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, मिश्रित फसलों में प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आंसर आएगा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो फसलें नष्ट ही हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखो, मूंगफली के दानों में खाली जगह प्रोटीन होती है। अब आपको ये बताना है कि मूंगफली के जो दाने होते हैं उनमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है। अब यह इंपोर्टेंट बात देखो, प्रोटीन पूछी गई है न कि तेल। तेल तो कितना होता है, 48 से 55% तक होता है, लेकिन यहाँ प्रोटीन पूछी है और प्रोटीन कितनी होती है, 27%। कितनी होगी, 27% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला देखो, नाइट्रोजन की अधिकता से केवल वृद्धि को बढ़ावा देती है। नाइट्रोजन की अधिकता केवल वृद्धि को बढ़ावा देती है। अगर पादपों में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए तो पादप की कौन सी वृद्धि ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकता केवल पादप की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देती है। कौन सी वृद्धि को, वानस्पतिक वृद्धि को। जो पादप की वानस्पतिक वृद्धि है वो क्या होगी, वो नाइट्रोजन की अधिकता में ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देती है। क्लियर होगा, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए। जो हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। 2021 से 2025 तक 5 वर्ष जितने पूछे गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम अगले स्टेप की ओर बढ़ गए हैं और अगला स्टेप अपना वन लाइनर या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब कौन कौन से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इन पिछले 5 वर्षों में हमें पूछे गए हैं, अब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने और फटाफट से हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, पानी की बचत, अच्छा होता, जल्दी बता दिया भाई। प्रश्न अपना, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का एक लाभ लिखिए। एक ही लाभ बताना है। तुम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इस विधि में समय कोमा श्रम व जल की बचत होती है। अच्छा लिखना है अपन को। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे, समय श्रम व जल की बचत होती है। बहुत अच्छा होगा ये आपका। जरूरी नहीं है कि आप केवल इतना ही लिखो कि पानी की बचत होती है, एक अच्छा दिखाओ उसको। तो हमने अच्छा दिखाया कि इस विधि में समय श्रम व जल की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, दूसरा देखो, फल पकाने वाले रसायन का नाम बताइए। अरे क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी आपको। फल पकाने वाले रसायन का नाम क्या है, तो ये इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। जो इथाइलिन हार्मोन है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया आंसर आया है। अगला है, वर्षा ऋतु में फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे किस माह में खोदने चाहिए। अगर मान लो पौधों का रोपण आपको कब करना है, वर्षा ऋतु में करना है, तो गड्ढे हम कौन से महीने में खोदेंगे, प्रश्न ये आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली 1 महीने पहले खोदते हैं। बरसात कब होती है, जुलाई में, तो गड्ढे कब खोदेंगे, जून माह में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं गड्ढे कब खोदे जाएंगे, गड्ढे खोदे जाएंगे जून माह में, क्योंकि हम जानते हैं पौधरोपण से 1 माह पूर्व गड्ढे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, अफलन का एक मुख्य कारण लिखिए। अफलन का एक मुख्य कारण लिखिए। कोई एक ही कारण बताना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा सीधा पोषक तत्व व जल की कमी। पोषक तत्व व जल की कमी। अगर आपके खेत में पोषक तत्व या पानी की कमी है तो पादपों में फल तो लगेंगे लेकिन कम लगेंगे। कम लगेंगे तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अफलन। तो एक इंपोर्टेंट रीजन क्या हो गया, पोषक तत्व और जल की कमी हो गई। ठीक है, अगला देखो, आम का वानस्पतिक नाम है। ये तो बहुत सिंपल है। क्या पूछा है, आम का वानस्पतिक नाम पूछा है और ये हम सब लोग जानते हैं, मेंजिफेरा इंडिका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है, आम का वानस्पतिक नाम होगा मेंजिफेरा, मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वानस्पतिक नाम क्या होगा, मेंजिफेरा इंडिका होगा। बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हम वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो हमें पिछले 5 वर्षों में
बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सिर आग में पांव पानी में किस फल की विशेषता है? ये तो मैंने भी आप लोगों को करवाया है, पता होगा सभी को। सिर आग में पांव पानी में किस फल की विशेषता है? तो है ऑब्वियसली कह सकते हैं कि सर ये खजूर की विशेषता है। खजूर क्यों? क्योंकि खजूर में फलों को पकने के लिए ऊष्मा चाहिए और धरती में क्या चाहिए? पानी चाहिए। ऊष्मा भी आपसे पूछी जा सकती है, कितनी चाहिए? तो 3300 हीट यूनिट। खजूर को पकाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 3300 हीट यूनिट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर बात है। अगला क्या है? एंथ्रेक्स बीमारी की रोगजनक का नाम बताइए। अब आपको एंथ्रेक्स बीमारी के रोगजनक का नाम बताना है। किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा। सर कौन सा जीवाणु है? बेसिकली मैं कहूंगा बैसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा यह बीमारी होती है। क्लियर सी बात है। आगे देखो, सरसों की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था लिखिए। क्या बताना है हमें? सरसों की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बताने की, सरसों में सिंचाई कब करते हैं? तो जितनी भी हमारी दलहनी और तिलहनी फसल है, जो भी हमारी दाल वाली और तेल वाली फसलें हैं, उनमें सिंचाई कब करते हैं? पुष्प आने से पहले, पुष्प आने से पहले व फलियां बनते समय। फलियां बनते समय कब करेंगे? पुष्प आने से पहले और फलियां बनते समय करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? पशुओं में पाए जाने वाले किन्ही दो बाह्य परजीवियों के नाम लिखिए। अब आपको क्या बताना है? पशुओं में जो दो बाहरी परजीवी पाए जाते हैं उनके आपको नाम लिखिए। बाह्य परजीवी, तो बाह्य परजीवी कौन से होंगे? जैसे मैं अगर बात करूं जू है, जैसे मैं बात करूं किलनी है, किलनी, जैसे मैं अगर बात करूं पिस्सू है, पिस्सू, ये क्या होंगे? पशु के शरीर की बाहरी त्वचा पर पाए जाने वाले परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमार पशु का कोई एक लक्षण लिखिए। अब जो बीमार पशु होगा उसका कोई एक ही लक्षण आपको बताना है। अब एक लक्षण उसका क्या हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा लिखेंगे हम जो अच्छा दिखे। अब अच्छा क्या होगा? तो हम लिखेंगे बीमार पशु का तापमान, शरीर का तापमान, कोमा नाड़ी की गति, नाड़ी की गति व श्वसन दर। सबसे इंपोर्टेंट वाला लिखना है आपको, श्वसन दर असामान्य होती है। कैसी होती है? असामान्य होती है। लिखा आप कोई सा भी सकते हो, लेकिन अगर एग्जामिनर पर इंपैक्ट आपको जमाना है तो इंपैक्ट जमाने के लिए हम ये लिखेंगे कि पशु के शरीर का तापमान, कोमा नाड़ी की गति व श्वसन दर असामान्य होती है। ठीक है, इससे इंपैक्ट बन जाएगा 9:30। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो प्रश्न है, पपीता का बाग लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी लिखिए। जब हम पपीता के पौधों का रोपण करते हैं तो प्लांट टू प्लांट जो दूरी होती है वो कितनी होती है? प्लांट टू प्लांट दूरी कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं पपीता है, केला है, फालसा है, इनकी कितनी होती है? 3x3 मीटर होती है। कितनी? 3x3 मीटर। लेकिन आपके एग्रीकल्चर का जो 10वां चैप्टर है, 10th जो चैप्टर है आपका 10वां चैप्टर, वो क्या कहता है? वो कहता है 2x2 मीटर। तो इसमें 3x3 मीटर भी सही है और 2x2 मीटर भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल है, किन्ही दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम लिखिए। अब आपको दो रासायनिक परिरक्षक पदार्थों के नाम बताने हैं और दो ही हमने पढ़े हैं अपनी बुक में। सर दो कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली एक तो हमारे पास में आता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम, पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड, पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड है। ठीक है, आगे देखो, मिश्रित फसल को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है।
मिश्रित फसल को परिभाषित करना है। सर मिश्रित फसल क्या होती है? जब हम दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर के एक साथ बुवाई करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल कहा जाता है। हाँ, अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सीधा सीधा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को, फसलों की बीजों को मिलाकर एक साथ बुवाई करना, एक साथ बुवाई करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाती है। जब हम दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर के बोते हैं तब उसे मिश्रित फसल कहते हैं। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है मल्च किसे कहते हैं? ये आपका, मैं आपको 3 स्टार लगा के दे रहा हूं इस प्रश्न पे। 3 स्टार में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। मल्च किसे कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि मृदा की जो ऊपर की सतह है उसको नमी बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर एक जो परत चढ़ाते हैं वो क्या है? वो मल्च है। तो हम कह सकते हैं, देखो कैसे लिखूंगा मैं, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए ऊपरी परत को फसल अवशेष एवं पॉलीथीन से ढकना क्या कहलाता है? पलवार या मल्च कहलाता है। जब हम मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उसकी ऊपर की परत को फसल अवशेष या पॉलीथीन से ढक देते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पलवार या मल्च बोलते हैं। क्लियर? आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट और अगला जो अपना प्रश्न है वो है किसी एक विदेशी नस्ल की गाय का नाम लिखिए। एक गाय का नाम बताना है, कोई सा भी बता सकते हो। जनरली हम कह सकते हैं जर्सी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। मैं और भी बता दूं आपको, आप कोई सा भी लिख सकते हो। हॉलिस्टीन कहाँ की है? हॉलैंड की है। मैं अगर बात करूं ब्राउन स्विस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है, ब्राउन स्विस हो गई। मैं अगर बात करूं आयरशायर स्कॉटलैंड की है, गर्नसी इंग्लैंड की है। तो ये सभी क्या है? ये सारी की सारी आपकी विदेशी नस्ल है। ठीक है, कोई एक नाम आप सजेस्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। अब प्रश्न देखो, असिंचित कृषि किसे कहते हैं? असिंचित कृषि। अब देखो अ प्लस सिंचित, अ प्लस सिंचित। अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं। सिंचित का मतलब सिंचाई, सिंचित का मतलब सिंचाई, यानी वह खेती जिसमें सिंचाई नहीं की जाती या पूरी तरीके से वर्षा पर आधारित होती है उसे क्या बोला जाता है? असिंचित खेती बोला जाता है। तो ऑब्वियसली मैं क्या कह सकता हूं कि बिना सिंचाई के पूर्णतः वर्षा आधारित खेती को असिंचित खेती कहा जाता है। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे बिना सिंचाई, बिना सिंचाई पूर्णतः वर्षा आधारित खेती, वर्षा आधारित खेती को असिंचित खेती कहते हैं। ऐसे लिखेंगे, बहुत अच्छी लाइन होगी आपकी। बिना सिंचाई के पूरी तरह से वर्षा पर आधारित या पूर्णतः वर्षा आधारित खेती क्या कहलाती है? असिंचित खेती कहलाती है। क्लियर बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न है अमरूद की किन्हीं 2 किस्मों के नाम लिखिए। बिल्कुल सिंपल है, 2 ही तो किस्म आपको बतानी, 2 तो आप कैसे भी बता सकते हो। अब 2 किस्म आपको कौन कौन सी लिखनी है? जैसे मान लो मैंने लिखा लखनऊ 49, कौन सी लिखी? लखनऊ 49। एक मैंने कौन सी लिख दी? इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा लिख दी। लखनऊ 49 लिख दी, इलाहाबाद सफेदा लिख दी। या मैं सरदार, जिसको L49 कोई भी ऐसे सरदार बोलते हैं,
N49 को सरदार बोला जाता है। ललित आप लिख सकते हो, ललित। एप्पल कलर है, ललित हो गई। और अगर बात करूं तो एप्पल कलर है, एप्पल कलर, ये सभी किसकी हैं? ये अमरूद की हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है पेक्टिन परीक्षण में काम आने वाले उपकरण का नाम लिखिए। पेक्टिन क्या होता है? जब हम जेली बनाते हैं तो उसमें जो अम्लीय पदार्थ होता है पेक्टिन, उसका परीक्षण करते हैं। तो इस पेक्टिन का परीक्षण कौन कौन से उपकरणों के द्वारा किया जाता है, वो नाम आपको बताना है। तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा पेक्टिन परीक्षण में, एक तो उपयोग करते हैं एल्कोहल का, एल्कोहल, ठीक है। एक हम किसका उपयोग करते हैं? जेली मीटर का। तो उपकरण इसमें क्या है? उपकरण है इसमें जेली मीटर, यानी पेक्टिन परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जेली मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एक विदेशी नस्ल की बकरी का नाम बताइए। अब ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया वर्ष 2024 में, विदेशी नस्ल की एक बकरी का नाम। तो मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको करवाया होगा टोगन वर्ग। क्या करवाई है? टोगन वर्ग। अब ये टोगन वर्ग क्या है? एक विदेशी नस्ल की बकरी है, तो टोगन वर्ग हो गया। ठीक है, अगला देखो, मुर्रा एवं सुरती के प्रजनन से प्राप्त नस्ल का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बताना है? ऐसी नस्ल जो मुर्रा और सुरती की क्रॉस से तैयार की गई है, तो कौन सी है? वो मेहसाना। जो मेहसाना नस्ल है वो मुर्रा और सुरती के क्रॉस से तैयार की गई। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? मेहसाना होगा। ठीक है, ऑल क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज 2021 से 2025 तक के बोर्ड के एग्जामों में पूछे गए। ठीक है, मेहसाना बिल्कुल क्लियर है सभी का, बिल्कुल बिल्कुल। सर इसकी पीडीएफ ब्लूप्रिंट पढ़कर अच्छे नंबर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पशुओं में चयापचय जनित रोगों के नाम लिखिए। अब देखो मैंने आपको बताया उपापचय या चयापचय रोग क्या होते हैं? वे रोग जो पशुओं में किसी तत्व विशेष की कमी के कारण होते हैं। अब आपको बताना है कि चयापचय रोग कौन कौन से हैं जो पशुओं में होते हैं। एक तो हम सबको पता है, एक तो कौन सा है? एक तो दुग्ध ज्वर है। एक तो कौन सा हो गया? दुग्ध ज्वर हो गया चयापचय रोग। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कीटोसिस। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोसिस। अब ये कीटोसिस भी कैसा रोग है आपका? एक कीटोसिस आपका ये भी उपापचय रोग है। तो मैंने क्या पूछा है? चयापचय रोग या उपापचय रोग? तो दुग्ध ज्वर हो गया और एक कीटोसिस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एनडीडीबी का पूरा नाम लिखिए। एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? अरे हम सब लोग जानते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुग्ध दुग्ध विकास बोर्ड। एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड इसका पूरा नाम है, या मैं इंग्लिश में लिखूंगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लिखूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फेरोमोन ट्रैप का कोई एक उपयोग। बहुत सिंपल प्रश्न है। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कीट नियंत्रण में। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग कीट नियंत्रण में किया जाता है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? कीटों का नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात हो गई। आगे देखो नेक्स्ट, केला का कुल लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था केला किस कुल का पादप है? केला म्यूजेसी कुल का पादप है। कौन सा कुल है? म्यूजेसी। केला म्यूजेसी कुल का पादप है। आगे देखो नेक्स्ट, आदर्श जेली की एक पहचान लिखिए। आदर्श जेली की एक ही पहचान लिखिए। तो आदर्श जेली कैसी होती है? चमकीली और आकर्षक होती है। कैसी होती है? चमकीली व आकर्षक होती है। तो हम ले सकते हैं कि जो आदर्श जेली है वो चमकीली और आकर्षक होती है। इसके अलावा इसकी और भी विशेषता होती है। ये कैसी होती है? पारदर्शी होती है। जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेती है। किसी अवयव से काटने पर समान सतह वाले दो भागों में बट जाती है। तो ये सभी आपकी आदर्श जेली की पहचान होती है। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। प्रश्न क्या है? अधिक गर्मी के दिनों में दूध में पैदा होने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए ये प्रश्न।
अधिक गर्मी में दूध में पैदा होने वाले जीवाणु का नाम बताइए। बेसिकली मैं अधिक गर्मी की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना दूध में कौन सा जीवाणु पैदा होता है, कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म, अधिक गर्मी के दिनों में दूध में कॉलीफॉर्म नामक बैक्टीरिया पैदा होता है, जिसके कारण दूध धूप में रखा रखा फट जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कॉलीफॉर्म। गाय की कोई दो दुधारू नस्ल के नाम बताइए। मैंने बताया अभी आपको गाय की 3 तरह की नस्ल होती है, दुधारू यानी दूध देने वाली, द्विकाजी दूध देने वाली और बोझा ढोने वाली, एक भारवाही जो केवल बोझा ढोने का काम करती है। प्रश्न पूछा है दुधारू नस्ल है, तो हम सीधा सीधा जानते हैं दूध में सीसा गिरा दे, यानी एक तो मैं अगर बात करूं गिर है, ठीक है, दूसरी अगर बात करूं राठी है, इनके अलावा भी है जैसे देवनी है, देवनी, इनके अलावा अगर बात करूं साहिवाल है, ये सभी कैसी हैं, ये सभी दुधारू नस्ल हैं। गिर है, राठी है, देवनी है, साहिवाल है, सिंधी है, सारी की सारी दुधारू है। नेक्स्ट देखो, पशुओं में होने वाले 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। अब क्या करना है, पशुओं में जो जीवाणु जनित रोग हैं 2, उनके नाम बताने हैं। अरे ज्यादातर रोग तो जीवाणु जनित है हमारे सिलेबस में। जैसे मैं अगर बात करूं थनेला, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। मैं अगर बात करूं एंथ्रेक्स, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और भी हम ले सकते हैं। मैं अगर बात करूं गलघोंटू, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। मैं अगर बात करूं जहरबाद, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। मैं अगर बात करूं फड़किया, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये सभी रोग हैं हमारे जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, आईसीडीपी का पूरा नाम लिखिए। पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया है आईसीडीपी का पूरा नाम। जनरली मैं आपको बता दूं आईसीडीपी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी मैं कहूं तो समन्वित पशु विकास परियोजना। क्या होता है, समन्वित पशु विकास परियोजना। आईसीडीपी का पूर्ण नाम क्या है, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या मैं कहूंगा तो समन्वित पशु विकास परियोजना। क्लियर, आगे देखो, ऑपरेशन फ्लड की प्रथम चरण का वर्ष लिखिए। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण किस वर्ष शुरू किया गया। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण है वो वर्ष 1970 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1970, या वर्ष 1970 में शुरू हुआ। ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में मैंने 3 प्रकार के प्रश्न आपको करवा दिए 2021 से लेकर के 26 तक के एग्जामों की। तीनों प्रकार के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ऑब्जेक्टिव जहां हमने 58 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जहां हमने 30 प्रश्न पढ़े, ठीक है। उसके बाद कौन से पढ़े हमने, वन लाइनर, ये भी हमने कितने पढ़िए, 30 पढ़ लिए। तो 30 और 30 60, 60 और 50 कितने, 110, 118 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए, जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हमारे एक ही टाइप के प्रश्न बचे हुए हैं, वो है लघुत्तरात्मक, जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। बड़े प्रश्न तो रिपीट होते ही नहीं है, बड़े प्रश्न तो उतने ही फिक्स हैं। तो जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो 1.5 नंबर के पूछे जाते हैं, उनको परीक्षा से पहले किसी एक क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। क्लास में अगर कोई समस्या हो, आपको कोई सवाल हो तो पूछ लो, वरना आज के लिए इतना काफी है। और सारे स्टूडेंट्स जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाना, ठीक है। सर मैं एएसपी कोचिंग जयपुर में पढ़ता हूँ, पर क्लास आपकी लेता हूँ। पूरे राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट हैं, जहां से भी पढ़ते हैं, वो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। जो टॉपर निकलते हैं वो भी हमारे निकलते हैं। सर आज रोज डे है। देखो मैं आपको बता दूं, जिनके पास रोज देने वाली है उनके लिए तो रोज डे है, और जिनके पास रोज देने वाली नहीं है उनके लिए ये रोज का दिन है, क्योंकि उनका तो रोज ऐसा ही चलता है। और आपका हमारा कुछ नहीं है, आपका हमारा तो रोज दे, वही है। इंग्लिश की क्लास हम कल लेंगे, कल हम मिलेंगे शाम को 7 या 8 बजे, वहां हम इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे। सर एक बार नेम बोल दो, बिल्कुल बोल दिया विकास। 3-3 नंबर के भी करवा देंगे, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस जो क्लास आए उसको देख लो अच्छी तरह से। सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्वेश्चंस कराओगे, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा मैं, एग्जाम से पहले सभी करवा दूंगा। कितने कमेंट करते हो भाई।
सर एग्रीकल्चर में किस चैप्टर नंबर क्या 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 कमेंट कर रहे हो? शिवम कुमार बोल दिया नाम भाई। इंग्लिश की क्लास कल होगी, कल के लिए आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे कल अगली क्लास में। टाइम आपको बता दिया जाएगा। राजेंद्र ले लिया नाम। और केमिस्ट्री की भी करेंगे, सारी क्लासेस करेंगे हम एग्जाम से पहले, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।